नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम वायु प्रदूषण से जुड़े कानूनी प्रावधान के बारे में जानकारी देंगे। उत्तर भारत पूरी तरह वायु प्रदूषण की चपेट में है और लोगों को सांस लेना दूभर हो रहा है। सरकारें वायु प्रदूषण से निपटने की भरसक कोशिश कर रही हैं। अदालतें भी आदेश पर आदेश जारी कर रही हैं। ऐसे में पर्यावरण संबंधी कानून, खासतौर पर वायु प्रदूषण की जानकारी रखना जरूरी है। पर्यावरण के संरक्षण और नागरिकों को स्वस्थ जीवन जीने के माहौल देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण संबंधी कानूनों की सफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि उनको किस प्रकार लागू किया जाता है। अध्ययन में ये सामने आया है कि राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कई बार केंद्रीय बोर्ड के निर्देशों को अमल में नहीं लाते। कई राज्य स्तरीय बोर्ड ने अब तक साफ वायु को लेकर एक्शन प्लान भी नहीं बनाया है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार से हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी इससे जुड़ी हुई आपको जानकारी देंगे। परमानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आपका भी वायु प्रदूषण से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। वायु प्रदूषण से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल करके कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर अपनी समस्याओं का, अपने सवालों का समाधान करें। हमारे नंबर्स हैं 012061279370, 012061279338। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और परमानंद जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि संविधान स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार किस तरह से देता है। देखिए वक्ता जी, आपने बहुत समीचीन सवाल उठाया है कि हमको संविधान का अधिकार दिया है। ये संविधान सम्मत अखबार है, ये अधिकार है कि हम जीवन को जिए, जो कुछ फंडामेंटल राइट है और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है जी। हमको कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं और कुछ मौलिक कर्तव्य भी हमारे हैं। मौलिक अधिकार में से हमारा एक मौलिक अधिकार ये भी है कि हमको जीवन जीने का अधिकार है। और जीवन कैसे जिया जाए, ये जीवन ऐसा नहीं है कि कैसे कीड़े मकोड़े की तरह जिया जाए। जीवन का मतलब ये है कि हम एक डिग्निटी के साथ जिए, हम स्वाभिमान के साथ जिए और अच्छे ढंग से जीवन को जिए। इसके लिए जरूरी है कि हमको एक स्वस्थ वातावरण मिलना चाहिए। हमारे लिए वायु, हमारे लिए जल और ध्वनि, ये सारी चीजों की व्यवस्था हमारी ठीक से होनी चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर कोई कुप्रभाव न पड़े। ये है संविधान सम्मत धारा जो 21 है। क्योंकि मैं धाराओं का उल्लेख करता जाऊंगा तो आदमी इसी में फंस जाएगा कि कौन सी धारा है के अंदर। लेकिन जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो इस चीज को क्लियरली कहता है कि राइट टू लाइफ है। लेकिन राइट टू लाइफ कैसा है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, विद क्लीन एयर एंड एनवायरनमेंट। आपको साफ सुथरी हवा मिलनी चाहिए, आपको साफ सुथरा वातावरण मिलना चाहिए और आपका सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। ये तो हमारे संविधान सम्मत बात है। तो इसी में ही ये हमारी बात आती है वातावरण की। इसी में ही हमारी बात आती है कि हमको वायु प्रदूषित नहीं मिलनी चाहिए, हमको स्वस्थ साफ वायु मिलनी चाहिए। ये हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है। जी बिल्कुल परमानंद जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पटाखों पर कोर्ट का क्या स्टैंड है। ग्रीन पटाखों पर क्या कुछ आदेश है? देखिए, ये पटाखों पर बैन क्यों हुआ है? पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन इसलिए लगाया कि पटाखों के कारण बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल जाता था जी। आप देखिए, रात भर लोग यहाँ चलाते थे पटाखे में, पता नहीं कौन सा। तो पटाखे इसलिए जलाए जाते थे कि लोगों को आनंद मिले, आपके उत्साह को और बढ़ोतरी मिले। लेकिन पटाखे इसलिए नहीं जलाए जाते हैं कि आपका स्वास्थ्य ही खराब हो जाए। अगर मेरा स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है तो ऐसे पटाखों को जलाने से क्या जरूरत है? यहाँ पर ये स्थिति आ गई थी कि इतने पटाखे जलाए जाते थे कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया था। आज भी आप दिल्ली की हालत देख लीजिए। AQI जो है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, वो 500 के ऊपर क्रॉस कर गया है। कई जगह 550 क्रॉस कर गया है।
तो अब आप ये देखिए कि जिसको एयर क्वालिटी को हमको 60 या 65 के आसपास होनी चाहिए, वो एयर क्वालिटी अगर 500 400 के ऊपर चली गई है तो किस ढंग से हमारे फेफड़े काम करेंगे और किस ढंग से हमको बीमारियां घेर लेंगी, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। इसी नाते ये कहा गया कि पटाखों पर बैन लगाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी क्लियर कर दिया है कि केवल ये पटाखे दिल्ली के लिए नहीं बैन किए गए हैं, ये पूरे भारत में पटाखों पर बैन किया जा चुका है और इस ढंग के पटाखे नहीं जलाए जा सकते हैं। हाँ, एक छूट उसमें दी गई है, वो है आप जिसको अभी आप बात कर रहे थे, ग्रीन पटाखे की बात, अभी अपने सवाल को उठाया। ग्रीन पटाखे का मतलब ये है इको फ्रेंडली पटाखे। ग्रीन पटाखे का मतलब ये नहीं हरे भरे से आप, लेकिन उसका तात्पर्य होता है, उसका मतलब ये होता है इको फ्रेंडली, जो ऐसे पटाखे जो आपके वातावरण को खराब न करते हों, जो दूषित प्रदूषित न करते हों, ऐसे पटाखों को ग्रीन पटाखे कहा जाता है। क्यों बनाए? ऐसे पटाखे जिनमें की केमिकल्स का प्रयोग कम किया जाता है और ऐसे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है जो हवा में घुल मिल जाते हैं तो भी नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी नाते सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ग्रीन पटाखों के लिए तो अनुमति दे दी, लेकिन पटाखों पर पूरी तरह से बैन कर दिया है। कुछ राज्यों ने, जैसा कि आपने अभी अपनी भूमिका में कहा था कि कुछ राज्यों ने उसका ठीक से अनुपालन नहीं किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस चेतावनी के बाद सारे राज्य इसका ठीक ढंग से अनुपालन करेंगे। बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो कि उसका अनुपालन ठीक से ना किया जाए, कोर्ट के आदेश के बिना ही पटाखे बेचे जाएं और जलाए जाएं, तो इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है परमानंद जी? हाँ, ये इस पर कार्रवाई ये होगी कि अगर कोर्ट के आदेश के बिना कोई पटाखे बेचता है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको मालूम हो कि ये हमारे संविधान में ही इस चीज को लिखा गया कि केवल बनाना नहीं, उसके स्टोरेज करना, उसको कहीं पर रखना, ये भी प्रतिबंधित है और ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई पटाखे बनाता है और उसका बेचता है, और जो बेचने वाला बेचने के बाद जो खरीदार है, खरीद करके उसका उपयोग करता है और उसका कहीं पर स्टोर किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस को ये पूरी तरह से अधिकार है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे और FIR दर्ज करके इनके दंडित कराए। शुरू में ऐसा है कि अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं तो शुरुआती दौर में ऐसे व्यक्तियों को कम से कम 3 महीने का और ये सजा बढ़ा करके ये समझिए 2 साल तक की जा सकती है और 5,000 रुपए तक जुर्माना ऐसे व्यक्तियों को किया जा सकता है। अगर कई बार करते हैं, इस ढंग का बार करते हैं, तो वह इसी ढंग से उनके खिलाफ जुर्माना और सजा की अवधि जो है बढ़ती जाती है। परमानंद जी, आपने अभी प्रतिबंधित वक्त की बात की थी, तो अगर आपसे जानना चाहें कि ये जो प्रतिबंधित वक्त है, इसके बाद पटाखे जलाने पर क्या जुर्म हो सकता है और इस पर कार्रवाई क्या हो सकती है? देखिए, मेरी अपनी जानकारी के अनुसार तो प्रतिबंधित वक्त की बात नहीं है, केवल ये दीपावली में नहीं है, छठ पूजा को लेकर के नहीं हुए कि केवल छठ पूजा में और दीपावली में। आप देखेंगे बिहार में अभी बैन किया गया है कि उन्होंने कहा नहीं, छठ पूजा में और दीपावली में भी नहीं होगा। पंजाब में पहले से ऑलरेडी बैन है, ये और जगहों पर भी ये प्रतिबंध है। तो ये केवल दीपावली में ही ये प्रतिबंध है, बल्कि किसी भी समय अगर ऐसे कोई नॉक्सियस जिससे नुकसान होता है, लोगों को स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का पूरी तरह से आदेश है और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बिल्कुल। परमानंद जी, ये फैक्ट्री एक्ट की धारा 41A आखिर क्या कुछ है जिसके तहत प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है, ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए। जी, ये बात आपने ठीक कही। देखिए, फैक्ट्री एक्ट आज का नहीं बना हुआ है, ये तो इन्वायरमेंट एक्ट तो बाद में बना है, लेकिन फैक्ट्री एक्ट 1948 का बना हुआ है। 1948 के फैक्ट्री एक्ट में ये कहा गया है कि आप ऐसी तरह से फैक्ट्री एक्ट में इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कतई कोई प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। लेकिन फैक्ट्रीज की हालत आप देख लीजिए, कहीं आप किसी फैक्ट्री वाले इलाके में चले जाइए, चाहे दिल्ली में हो, चाहे नोएडा में हो, चाहे कहीं और किसी जगह पर, वो इतना पानी, ऐसे पानी को छोड़ते हैं जिस ढंग से आपको देखिए वहां पर कीड़े पनपते हैं, वहां पर दुर्गंध आती है, इस ढंग की स्थिति बन जाती है और वहां से वायु भी गलत ढंग से निकलती, वायु प्रदूषण भी होता है। तो ये फैक्ट्री एक्ट 1948 में ही इस चीज को प्रतिबंधित कर दिया था कि आप ऐसी फैक्ट्री का नहीं लगाएंगे कि जिस फैक्ट्री के कारण लोगों का जीवन दुर्भर हो जाए। अब तो और ये कठिन हो गया है,
अब तो ये सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को देख करने लगे हैं कि नहीं, अब फैक्ट्री एक्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है और उसका फैक्ट्री इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो जाके देखे कि उसका ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से लगा हुआ है कि नहीं, और अगर इस ढंग की स्थिति कोई आ जाती है, अगर प्रदूषण फैलाती है कंपनी या फैक्ट्री, तो उस फैक्ट्री को ही बंद किया जाए और फैक्ट्री चलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उसको जेल दे दिया जाए और उसको जुर्माना लगाया जाए। ये है फैक्ट्री एक्ट। जी बिल्कुल परमानंद जी, इस विषय से जुड़े हुए कई और सवाल हैं जिनके जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल है आज हम आपको वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दे रहे हैं और जिसके लिए हमारे कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है या फिर आप इससे संबंधित कोई भी समाधान चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर राय मशवरा कर सकते हैं। परमानंद जी, आपने प्रदूषण के बारे में कई तरह की जो चीजें हैं, प्रावधान है, जुर्म है, काफी सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझा है, लेकिन प्रदूषण का एक बड़ा जो कारण रहता है वो पटाखों के साथ साथ बात अगर वाहनों की जाए तो वाहनों से निकलने वाले धुएं को भी माना जा रहा है। मोटर व्हीकल अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक वाहन के पास पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट कैसे इसे सुनिश्चित करता है, ये भी समझाइए। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट में पीयूसी जो पॉल्यूशन कंट्रोल की जो बात आई है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था एमसी मेहता का केस, उसमें आपको याद होगा, शायद याद होगा क्योंकि हो सकता है आप लोग बहुत कम उम्र के रहे होंगे, इतना न भी याद हो, लेकिन अखबार को पढ़ते हुए मालूम हो जाती चीजें। उस समय ऐसा था कि एमसी मेहता ने एक केस फाइल किया था और उस केस में ये कहा था कि यहाँ पर दिल्ली में खास तौर पर, और जगहों के लिए भी किया था उन्होंने, दिल्ली में खास तौर पर जो डीजल से चलने वाली बसें हैं और गाड़ियां हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो उसके बाद से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जो डीजल से चलने वाली गाड़ियां थी उनको बंद कर दिया गया। उसका कारण यह था कि डीजल से इतना धुआं निकलता था कि वह वायु प्रदूषण वहां फैल जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये उस समय फैसला दिया कि डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लग जाएगा, केवल पेट्रोल की गाड़ियां चलेंगी। अब बाद में तो सीएनजी की गाड़ियां चलने लगी हैं, अब और भी सोलर सिस्टम से भी चलने लगे हैं गाड़ियां। तो वो उस समय की बात थी। अब तभी से ये मोटर व्हीकल एक्ट में ये संशोधन लाया गया कि आपको इस ढंग की गाड़ी चलानी होगी कि हर साल, 1 साल के लिए होता है जो पहली गाड़ी नहीं खरीदते हैं, उसके बाद हर तीसरे महीने आपको पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए उससे बढ़ा हुआ पॉल्यूशन है तब आप गाड़ी को ठीक कराएं या गाड़ी को बेचें या गाड़ी को हटाएं, ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये संशोधन किया गया है कि उसको रखना जरूरी है। अगर उसको नहीं रखते हैं तो गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं। अगर वो गाड़ी चलाते हैं तो उस पर दंड होगा, उस पर जुर्माना होगा। पहली बार में 1000 रुपए जुर्माना होगा, उसके बाद अगर 2-3 बार ये पकड़े जाते हैं कि जुर्माना पीयूसी नहीं सर्टिफिकेट आपको मिली है तो आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है, फिर जेल भी भेजा जा सकता है और जुर्माने की राशि और बढ़ाई जा सकती है। जी बिल्कुल। परमानंद जी, आईपीसी की धारा 188 की अगर बात करें तो इसके तहत प्रदूषण करने वालों पर क्या कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है? देखिए, आईपीसी की धारा, ये भी हमने कहा ना कि आईपीसी की धारा आज की नहीं है, आईपीसी की धारा 19वीं शताब्दी की है जी। और जो व्यक्ति पहले भी क्या करते थे, आज की नहीं, पहले भी व्यक्ति जो घर के सामने ले आकर के वो कूड़े करकट ले आकर फेंक देते थे तो जिससे हवा चलती थी तो लोगों को, इसमें आईपीसी की धारा में ये बात है कि अगर मान लीजिए कोई नॉक्सियस चीज आती है, उसमें पानी भी हो सकता है, उसमें हवा भी हो सकती है, उसमें ध्वनि भी हो सकती है। कोई आदमी अब मेरे घर के सामने ले आकर के और वो 24 घंटे डीजे बजाता रहे तो मेरा तो जीना दूभर हो जाएगा। हमारे घर मान लीजिए कोई 2, 4, 6, 1 साल 2 साल का बच्चा है तो उसका तो सोना दूभर हो जाएगा। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आईपीसी में ये प्रावधान रखा गया है कि आप ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करिए जो आपके जीना दूभर कर दे रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे वायु प्रदूषण से, चाहे ध्वनि प्रदूषण से,
चाहे जल प्रदूषण से किसी भी तरह से अगर ऐसी स्थिति आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये धारा 188 में ये प्रावधान दिया हुआ है। इसके अलावा और भी चीज देख लीजिए। आपको सबसे पहली चीज मैं बताऊं कि रतलाम म्यूनिसिपैलिटी केस आया था, ये 1975 का केस है और ये केस जो डिसाइड हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस B.R. कठनैयर जो बहुत जाने माने जज थे, उन्होंने इस पर फैसला दिया था। और उसी समय से रतलाम म्यूनिसिपैलिटी केस के कारण ही हमारे देश में PIL की शुरुआत हुई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी है सरकार के कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों की, म्यूनिसिपैलिटी की ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को देखे कि ना तो आपके इर्द गिर्द कोई जल प्रदूषण हो रहा है, न वायु प्रदूषण हो रहा है, न ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अगर वो इस कार्य को पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उनसे जुर्माना भी वसूला जा सकता है। ये है नियम। बिल्कुल परमानंद जी। परमानंद जी, हमने कई बार अक्सर देखा है कि सड़कों पर ऐसे भी गाड़ियां लोग चलाते हैं जिसमें कोई साइलेंसर नहीं होता है और उसकी वजह से काफी ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण के साथ साथ। ऐसे में बिना साइलेंसर के गाड़ी चलाने वालों पर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, क्या कुछ सजा हो सकती है, क्या कुछ जुर्माना हो सकता है? ठीक है, आपने अच्छा ये भी बात अच्छी उठाई। इस साइलेंसर देखिए, मोटरसाइकिल के लिए अगर आप चाहते हैं तो ध्वनि का केवल डेसिबल में ये नापा जाता है, डेसिबल में ध्वनि का नाप होती है। जैसे हम लंबाई की नाप करते हैं तो कोई सेंटीमीटर, मिलीमीटर से लेकर के और किलोमीटर तक में ऐसे देखा जाता है। और जो वजन का जैसे देखा जाता है मिलीग्राम से लेकर ग्राम और क्विंटल और टन में जाता है। ऐसे ध्वनि की नाप जो होती है ये डेसिबल में की जाती है। तो डेसिबल में ये उसमें नियम है कि 80 डेसिबल से ज्यादा किसी के भी मोटरसाइकिल या स्कूटर की ध्वनि नहीं होनी चाहिए। और जो लोग साइलेंसर लगा के करते हैं, आजकल आए दिन तो देखते होंगे कि जो तमाम तरह के लड़के होते हैं वो कहते हैं कि हम एडवेंचर दिखा रहे हैं और वो इतना साइलेंसर लगा देते हैं कि लोगों का सुनना और ढूंढना एकदम बहरेपन को फैला देता है। तो उनके खिलाफ उसमें कार्रवाई की गई है कि अगर वो साइलेंसर का उपयोग किए बिना किए हुए और कि 80 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि पैदा कर रहे हैं तो उनको पकड़ करके 2000 रुपए जुर्माना कीजिए और 2000 रुपए जुर्माने का तो काम करिए, फिर उनको 3 महीने की सजा। और अगर दूसरी बार ऐसी स्थिति आती है तो उनकी मोटरसाइकिल ही जब्त कर लीजिए। ये प्रावधान है। बिल्कुल परमानंद जी, जिस तरह से आपने इस विषय को समझाया है कि पटाखों पर कोर्ट का क्या कुछ स्टैंड रहा, अगर पटाखों का स्टैंड पर आदेश कोई दिया गया है कोर्ट का, अगर उसे आपने नहीं माना तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्या कुछ जुर्माना हो सकता है और किस तरह से हम कार्रवाई के लिए कोर्ट के सामने जा सकते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले को समझाया है। और इस कार्यक्रम में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं।